हेलो 12th स्टूडेंट। बेटा हम लोग नेक्स्ट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट कर रहे हैं। बेटा देखो, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काउंट किया हूँ। अब बेटा मैं काउंट कर रहा हूँ बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दोनों में ये लिखना है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट। दोनों को बेटा हम लोग थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ओके गाइस, अब बेटा बात करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बेटा, जब आप प्योर सॉल्वेंट में, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, अच्छे समझना बच्चे। देखिए बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट है। जब इसमें बेटा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके गाइस, तो बेटा जो वेपर प्रेशर है किसका, जैसे आपने क्या डाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे आपने क्या डाले बच्चे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो वेपर प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, जिसे क्या बोले बेटा हमने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। साथ में एक और प्रॉपर्टीज ये होगी, एक और घटना होगी बेटा, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले और क्या बन गया सॉल्यूशन, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कम होगी, पता है आपको। बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये इंक्रीज होगा, इसको भी हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखी है। एक तीसरी घटना और होगी, एक थर्ड कैरेक्टर और चेंज होगा, किसका बेटा, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट में क्या डाल रहे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रे बाबा, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ये डिक्रीज हो जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। ये डालने पर सॉल्यूशन बन गया। कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एंड थर्ड एक कैरेक्टर, अब तीसरा कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्या डालने पर, बोलिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में रिड्यूस होगा, कम होगा, जिसे हमने क्या बोले बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा कैरेक्टर काउंट करे हम लोगों ने, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, किसका, सॉल्यूशन का, कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। एक तीसरी घटना और होगी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब उसको ऐसे समझिए बेटा, ये प्योर वाटर है, चलिए प्योर वाटर है, आपको पता है बेटा कि वाटर कंप्लीटली फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट। ये बेटा प्योर वाटर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। जो प्योर वाटर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। लेकिन बेटा अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, किसमें बेटा, प्योर वाटर में, दिस इज प्योर वाटर, ये जनरली 0 पे फ्रीज होता है। अगर आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो अब यही प्योर वाटर जो है, अब ये 0 पे फ्रीज नहीं होगा बच्चे। अब ये -1 या -2 या -3 या -4 या -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा फ्रीज होगा, मीन्स 0 से कम पे फ्रीज होगा। नेगेटिव में गए आप, 0 से कम डिग्री से, लो टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे बेटा, इस घटना को क्या बोलेंगे आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिए। तो व्हेन इन प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व, तो जो प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैं वाटर की बात लूं, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लूं, जो जनरली आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली फ्रीज हो गया, लेकिन उस वाटर में आपने नमक डाल दी हो बेटा, तो वो अब नेगेटिव टेम्परेचर पे, 0 से कम पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे फ्रीज होगा। अब -1 पे होगा, -2 पे होगा, -3 पे होगा, -4 पे होगा, लेकिन 0 पे नहीं होगा। अब इनमें से किस टेम्परेचर पे होगा, डिपेंड ऑन द कि कितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक नमक डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो। ओके गाइस, अब बेटा ये जनरल बात है, ये बेटा आपका आइस क्रिस्टल है, ये आइस का टुकड़ा है, ठीक है। इसको आप फ्रिज से निकालो और उस पर जल्दी
या फ्रीज में ही रखे रहने दो, फ्रीज में ही रखे रहने दो, उस पर नमक डाल दो, थोड़ा साल्ट डाल दो, तो बेटा आप वो जीरो पे फ्रीजिंग स्टेट में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या डाल दिया बेटा, नॉन वोलेटाइल। अब थोड़ा और टाइम लेगा और माइनस में जाके अब वो फ्रीज होगा साल्ट डालने पर, जीरो पे वो मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में क्या डालते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो सॉल्यूशन बन गया, डिक्रीजेस, डिप्रेस होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। दिस कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व आफ्टर dissolve some amount of non-volatile solute in the pure solvent. ओके गाइस, क्या आप मुझे दिल से सुन रहे हैं, दिल से नोट्स बना रहे हैं, और ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो हमको शायद और 1 महीने सितंबर पूरा ऑनलाइन पढ़ाना है, अक्टूबर में बेटा स्कूल बिल्कुल खुल जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। अब समझो बेटा, ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा जैसे अब फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, पहले से फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, जब लिक्विड और सॉलिड, 2 फेज है बेटा, एक लिक्विड और एक सॉलिड। जैसे किसी भी लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो जब लिक्विड और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में हो, सच लो टेम्परेचर, ऐसा लो टेम्परेचर बेटा जिसमें लिक्विड और सॉलिड, उसी लिक्विड का, किसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म और उसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहता है, और उन दोनों के वेपर प्रेशर, उन दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। अब समझना बेटा, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, समझना, समझ ले भैया लॉकडाउन में। अब समझना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट को पहले डिफाइन, पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, क्वेश्चन, ठीक है? प्रूव दैट द depression in freezing point is the colligative property। मीन्स हमको फिर से प्रूफ करना है बेटा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, वो जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे कमी उतनी ज़्यादा होगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन डिजाइन कर लो। और एक इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बेटा बिल्कुल लगा हुआ है, कौन सा? हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि बेटा किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर सकते हो, ठीक है बच्चे? अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, तो बेटा आप इसमें सबसे पहले जो आंसर की शुरुआत है वो आप फ्रीजिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन से करोगे, ठीक है? तो क्या लिखे बेटा? सच लो टेम्परेचर, वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे वाटर के लिए 0 है, किसी के लिए माइनस में है, किसी के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे मतलब नहीं। सच लो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इसको समझाऊंगा बेटा, इस डेफिनेशन को समझाऊंगा मैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और दोनों बेटा सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होते, सच लो टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है? और डिफरेंट लिक्विड के लिए बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ऑफ लिक्विड, ठीक है? ओके गाइस, कॉल्ड
फ्रीजिंग पॉइंट का है फ्रीजिंग पॉइंट। चलो बच्चों, सबसे पहले आप ईमानदारी से एक आइडियल आंसर लिखोगे। जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हमारे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा हूं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ईमानदारी से पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन काउंट करोगे। अब इस डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं ऐसे बता रहा हूं, ध्यान दो। अब बेटा ये सॉलिड है, ये आइस है, चलो आइस है, आइस 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 आइस, ठीक है बेटा, ठीक है, ये आइस है बेटा, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आपको मालूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब बेटा इस आइस में भी कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो 5 वेपर मॉलिक्यूल्स है आइस की सरफेस पर। अगर बेटा कोई लिक्विड से सॉलिड बना है, इस बात को ध्यान रखो, यदि कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो उसके ऊपर भी वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वेरी लो क्वांटिटी में होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। चलो ठीक है। अब बेटा ये आइस है आपका, मैं वाटर से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी अदर लिक्विड सब्सटेंस पर ये एग्जांपल अप्लाई कर सकते हो। ये है बेटा वाटर, ये है आपका वाटर। चलो ये वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पे रखा हूँ। आप देखिए बेटा, आपको मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वाटर आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो ये डेफिनेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ एक्चुअली, तो ध्यान देना अच्छे से, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ओके। अब धीरे ये 25 पर बेटा, 25 पे मान लो अब 20, भाई टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो बेटा 25 पर मान लो यहाँ 25 मॉलिक्यूल है, किसके बेटा, वाटर की सरफेस पर। वाटर आपका अभी रूम टेम्परेचर पे है और वाटर की सरफेस पर ये 25 मॉलिक्यूल्स है, किसके बेटा, वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे बेटा टेम्परेचर डाउन करो, 25 से आप 20 करो, फिर 10 करो। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो वेपर मॉलिक्यूल्स, ये वेपर मॉलिक्यूल्स है बेटा, वेपर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर डाउन करोगे तो बेटा जो वेपर मॉलिक्यूल धीरे धीरे कंडेंस होकर कहाँ आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएंगे। फिर टेम्परेचर डाउन करो बेटा, डाउन करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहे, टेम्परेचर फिर डाउन किया आप लोगों ने तो बेटा 4 लाए, 3 लाए, 2 लाए, 1 लाए, और जैसे डाउन करोगे बेटा तो ये आपका वाटर, देखो ये लिक्विड वाटर, ये लिक्विड वाटर, ये लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, ये काय में जैसे आप डाउन करके धीरे धीरे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करोगे वेपर मॉलिक्यूल्स के नंबर कम होंगे। मान लो बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ 8 वेपर मॉलिक्यूल है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे 0 पे आएगा यही वाला लिक्विड वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा देखो ये वाटर लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे 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 डाउन होगा। जब भी आप टेम्परेचर डाउन करोगे बच्चे तो वेपर प्रेशर भी डाउन होगा, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, वेपर मॉलिक्यूल कम होंगे। और यहाँ इसको मैं फिक्स मान लिया हूँ, वेपर मॉलिक्यूल कम होंगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब यहाँ केवल कितने बचेंगे बेटा, 5 वेपर मॉलिक्यूल बचेंगे आइस के। तो देखो सच लो टेम्परेचर इन विच, अब देखो बेटा 0 पर, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 वेपर मॉलिक्यूल है, और एक मैंने क्रिस्टल आइस क्रिस्टल लिया उसके भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक पहले आइस क्रिस्टल ले लिया आपने जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 वेपर मॉलिक्यूल्स है, और एक लिक्विड वाटर लिया जिसका टेम्परेचर डाउन करेगा तो वेपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और वेपर मॉलिक्यूल कम होंगे वो लिक्विड धीरे 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 अगर 0 पे लाएंगे तो अब इस आइस के इक्वल ये वाले आइस का, ये लिक्विड अब आइस में चेंज हो गया है, ये लिक्विड अब आइस, ये एक सॉलिड ले लिया आपने, चलो ये एक सॉलिड ले लिए, उसी सब्सटेंस का सॉलिड लिए। तो अब यहाँ सिमिलरिटी देखो कि यहाँ 0 पर उतने ही वेपर मॉलिक्यूल कितने बेटा 5, और यहाँ भी 0 पर कितने 5। तो क्या लिखा हूँ मैंने, सच लो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉलिड का वेपर प्रेशर इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके गाइस, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ठीक है, अच्छे समझना है, ओके। अब हमारे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप बच्चे। प्रूव दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात क्लियर है कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे प्योर सॉल्वेंट में तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
और एक तीसरा कैरेक्टर भी काउंट कर रहे हैं, एक तीसरा कैरेक्टर भी वहाँ आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा। अब वो आपका प्योर वाटर, और वाटर मेरा सॉल्वेंट है, तो अब वो 0 पे फ्रीज नहीं होने वाला है, अब वो 0 से कम पे, माइनस पे फ्रीज होगा। दिस कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? हो बोल रहा भाई, बोल दे। चल ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे। तो अब आंसर देखो। चलो बेटा एक ग्राफ देखो, जब भी क्वेश्चन आए, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आए या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। तो चलिए, ग्राफ है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बेटा, यहां ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर, वीपी फॉर वेपर प्रेशर, और इधर ले रहा हूं बेटा मैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ले रहा हूं, 0 पॉइंट है, टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैं वाटर नहीं ले रहा हूं, कोई अदर लिक्विड ले रहा हूं जनरल। देखिए बेटा, सॉलिड जो होता है, सॉलिड के ऊपर भी वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन लिक्विड के कंपेयर में बहुत 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 कम होते हैं। तो चलिए बेटा ध्यान देना, ये जो एक ग्राफिकल लाइन है बेटा, ये वाली, ये जो एक ग्राफिकल लाइन है, ठीक है, ये किसी सॉलिड सॉल्यूशन की या सॉलिड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बता रहा है। चलिए ध्यान देना, डेफिनेशन भी चेक करना, भी समझ में आएगा। ठीक, ओके बेटा, ध्यान देंगे अच्छे से। ये जो है बेटा, ये वाला जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन वाला है, ये मैंने किसी सॉलिड का बताया हूं। इस सॉलिड का है बेटा, ये सॉलिड का कर्व है किस किस के बिटवीन, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन। इधर टेम्परेचर राइज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर राइज हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, अच्छे समझना, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं रे बाबा। ये सॉलिड का कर्व है बेटा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड, और याद रखना बेटा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो प्योर सॉल्वेंट हो, जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड का कर्व। अब ध्यान देना बेटा, अच्छे से ये ग्राफ प्लॉट करेंगे आप। ठीक, बेटा सॉलिड का कर्व ज़्यादा इलांगेटेड ज़्यादा होगा बेटा। ठीक है, ज़्यादा इलांगेटेड होगा, क्योंकि सॉलिड में टेम्परेचर राइज करने पे बहुत जल्दी वेपर प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर राइज करने पे बहुत जल्दी वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। तो ये सॉलिड का कर्व है बेटा, समझना ही है। ओके, अब समझो, यह है बेटा, यह है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, समझना, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है ये, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, और यह है बेटा सॉल्यूशन, समझना। अब देखो, समझना बच्चे। अब देखिए बेटा, ये इस एक्सिस पर बेटा, एक्स एक्सिस पर आपने वेपर प्रेशर लियो, तो बेटा इस लाइन को मैं प्योर सॉल्वेंट की लाइन क्यों, इस कर्व को मैं प्योर सॉल्वेंट का कर्व क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है किससे बेटा, सॉल्यूशन से। तो जो लोअर कर्व है किसका है बेटा, सॉल्यूशन का, ये P2। ओके, अब ध्यान देना, यह है बेटा सॉलिड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है, और यह है बेटा प्योर सॉल्वेंट का, और यह है बेटा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P2 ऑलवेज लेस देन P1 प्योर सॉल्वेंट। ये पता है आपको, इतने दिन से वही बकर कर रहे हैं हम लोग, शाबाश। ठीक है, अब समझना बेटा, तो ये बेटा वाई एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर राइज बता रहे हैं, तो ध्यान देना। अब देखिए बेटा, यहां वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड का वेपर प्रेशर, यहां देखो डेफिनेशन देखो, प्योर सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड का वेपर प्रेशर यहां एक बिल्कुल सेम हो गया इस पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, व्हाट इज दिस पॉइंट, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको मैं TF लिख देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसे मैं TF से शो कर रहा हूं बेटा। ये वाला जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहलाएगा, जब यहाँ सॉलिड और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको मैं TF से शो कर रहा हूं बेटा। ये TF क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है बेटा T0F,
ये क्या है, या टी नॉट एफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कौन ज़्यादा है, सॉरी दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, देखो बेटा इस पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम है, तो ये टी एफ पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इस पॉइंट पर ध्यान देना बेटे, इस पॉइंट पर अच्छे चेक कर लो, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन मींस लिक्विड है ये भी, और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम है, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो टेम्परेचर पॉइंट, इसको क्या बोलूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0F क्या है बेटा, ओ सॉरी, यस यस यस, दिस इज T0F, T0F या T0F, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए लेते हैं बेटा। तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, T0F है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, सॉलिड के इक्वल हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या बेटा, ये वाला टेम्परेचर पॉइंट क्या हुआ, ये टेम्परेचर वैल्यू क्या हुई, TF। व्हाट यू मीन बाय TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कौन ज्यादा है बेटा, T0 या T0F ग्रेटर देन TF। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम, क्योंकि बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर दोनों कम होते हैं, वेपर प्रेशर भी कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये बेटा ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इत्मीनान से, ठीक। ये पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे देना है, और ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। और बेटा ये है बेटा T0F ग्रेटर देन TF, मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर, ज़्यादा होता है किससे, TF क्या है बेटा, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर दो कैरेक्टर कम होते हैं, एक वेपर प्रेशर कम होता है और एक फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। एक कैरेक्टर बढ़ता है कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके गाइस, तो बेटा ये आप निकाल लीजिए। तो अब आंसर देना है, आंसर की अगली स्टेप, डेफिनेशन लिखिए, ग्राफ प्लॉट करें। सपोज, सॉरी इसके बाद व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, when in pure solvent some amount क्यों लिखते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। ये पूरी थ्योरी ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। सम अमाउंट ऑफ या फ्यू अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसी मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसी छापना है आपको। सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व देन वेपर प्रेशर, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो प्योर सॉल्वेंट से कम हुआ, डिक्रीज हुआ। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, उसी को क्या बोले बेटा, लोअरिंग। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीज। दिस phenomenon is called depression in freezing point, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आप अब इस पैरा को लिखिए, पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देना है, फिर इस पैरा को लिखना है। ग्राफ आपने प्लॉट कर लिए हैं, ग्राफ से समझ में आ गया ये सॉलिड का बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन कर्व है। जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आया।
अब ध्यान देना बेटा, लिख डाले आपने इत्मीनान से यार। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट कर रहे हैं। चलो छाप ले, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, ठीक है, कॉपी कर लिया, मैं मिटा रहा हूं, ओके ठीक। ये सेकंड पेरा हुआ, अब थर्ड पेरा में आते हैं। फर्स्ट पेरा हो गया आपका आंसर का, सेकंड पेरा हुआ, अब आते हैं बेटा हम लोग थर्ड पेरा पे आते हैं। ओके गाइस, ध्यान दे बच्चे। सपोज दिस अ थर्ड पेरा, मैं आंसर देने के तरीके सीखे बच्चे। सपोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ग्राफ में दे दिए बेटा, प्योर सॉल्वेंट इज T0F, T0F, एंड आफ्टर डिजॉल्व नॉन volatile solute, the freezing point of solution is TF। और हमेशा बेटा T0F देखो ज़्यादा दिख रहा है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे बेटा, सॉल्यूशन से, आफ्टर डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके गाइस, T0F ग्रेटर देन TF, देन इज TF। ओके बेटा, ऐसे लिखेंगे T स्मॉल f, देन depression in freezing point, del TF। यह बेटा यहां जो ध्यान देना, इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है ये डेल TF है, डेल TF। ओके गाइस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे शो करेंगे बेटा, डेल TF से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि T0F ग्रेटर देन TF, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर देन ऑलवेज सॉल्यूशन। डेल TF किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अब आज की डेट से डेल TF से शो करेंगे आप। डेल TF कितना होगा बेटा, इक्वल टू डिफरेंस कैसे लिखेंगे, हमेशा चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, इसके पहले का लेक्चर देख लेना, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है बेटा। तो T0F हाई फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, हाई वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसकी होगी, सॉल्वेंट की, माइनस TF, T0F माइनस TF। ओके, ध्यान देना बेटा। तो ये थर्ड पेरा हमारा आंसर का चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट पेरा पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली भी प्रूफ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक, लेकिन वो आता नहीं बेटा बोर्ड में, लेकिन हमको करना है, उससे हमारा न्यूमेरिकल में हेल्प मिलती है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट the depression in freezing point या P for freezing point proportional to the मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो इसके पहले पढ़ा है वो भी मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल देखा गया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलेलिटी। ओके गाइस, तो बेटा डेल TF प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, डेल TF प्रोपोर्शनल टू M। अब बेटा डेल TF इजिकल टू KF इंटू M।
अब ध्यान देना बेटा, जैसे वहाँ के बी आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वैसे ये क्या आया बेटा, यहाँ के एफ आया। ओके गाइस, तो के एफ के बारे में यहाँ थोड़ी देर बताएंगे, थोड़ा अपने आंसर को रोकेंगे। यहाँ के एफ क्या है बेटा, इसका मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, इसका एक और नाम है बेटा, जैसे केबी का एक और नाम बताया था यूबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और के एफ को आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मैंने आपको बोल चुका हूं कि के एफ और के बी के 2 मार्क के क्वेश्चन अलग से करेंगे हम लोग, यहाँ केवल इतना सा लिख दीजिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और बेटा जो के एफ की वैल्यू है, जैसे के बी का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो चलो ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लियो, बना लियो। ठीक है, आगे बेटा आंसर कंटिन्यूस चल रहा है हमारा। ठीक है, तो के एफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, और के एफ के बारे में एक बात जरूर लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ के एफ, द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बस के एफ का भी इतनी ही जानकारी आपको देना है जब हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा के बी और के एफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के आंसर को देने का तरीका एक ही जैसे, इसलिए इनके न्यूमेरिकल का भी तरीका एक जैसे होंगे, इसलिए इनका न्यूमेरिकल एक साथ कराया जाएगा आपको। ओके गाइस, ठीक है, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब बेटा ये इक्वेशन चलो 1 कर दो, इससे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आ जाते हैं बेटा, तो डेल टी एफ, फिर से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। अब एम का क्या रखेंगे बेटा, एम का फार्मूला रखेंगे। एम क्या है बेटा, मोलेलिटी, स्मॉल एम मोलेलिटी है, तो मोलेलिटी का फार्मूला क्या है बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, किसमें, ग्राम में। याद आ रहा है, सब करवा चुके हैं। मोलेलिटी का फार्मूला पुट कर दिया आपने, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ठीक है बेटा, तो डब्ल्यू बी क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट 1000। क्यों 1000 लगाए, क्योंकि मोलेलिटी हमेशा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में काउंट की जाती है। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है बेटा, सॉल्वेंट का ग्राम में, लेकिन डेफिनेशन बोलती है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में ही काउंट करना है। ठीक है, आर करके इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी क्या है बेटा, एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। ओके गाइस, ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन सेकेंड से क्लियर हो गया बेटा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द के एफ कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल हो गया, के एफ को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बेटा, डेल टी एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एनबी। एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी में क्या डालेंगे बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो ज़्यादा मोल्स डाल रहे हैं आप, क्योंकि डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन बी होता है, डब्ल्यू बी ज़्यादा क्वांटिटी डाल रहे हैं तो ज़्यादा मोल्स डाल रहे हैं, ज़्यादा मोल्स डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बेटा आप देखिएगा इक्वेशन सेकेंड समझ में आया, ये बेटा इक्वेशन थर्ड कर दो, इसको सेकंड कर दो, चलो इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर है। चलो मिटा दूं इतना, तो आंसर कंटिन्यूस चल रहा है बेटा, 1 बाय 1 आपकी नोट्स में छपा होना चाहिए, नहीं तो मेरा हाथ आपके गाल पे छपेगा, आज नहीं कल तो बुलाऊंगा ही आपको। और बेटा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में अब स्टूडेंट स्कूल आ सकते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परमिशन है आपको। हाँ तो ध्यान देना, तो नोट्स लेके ही आना। ओके गाइस, पूरी कंप्लीट नोट्स चाहिए तो ही आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं। अब ध्यान देना बेटा,
अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर आपको बोला, हाँ यहां आपको बताना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्लियर दैट, आंसर लिखना बच्चे टाइप का लिखा रहा हूं क्योंकि मैं ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 12th को पढ़ा रहा हूं। क्लियर दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is proportional to the number of mole NB के proportional देखो बेटा, number of mole of solute, thus it is कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपका आंसर खत्म हो गया, जो क्वेश्चन था उसका आंसर खत्म हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और आता है, बोला मैंने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या? हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम या बाय द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन सा क्वेश्चन कि आप एमबी कैसे काउंट करेंगे। एमबी क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नोट करके लिख दो, अगर ये क्वेश्चन आए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट molecular weight, MW means molecular weight of solute, count as the following, आंसर कैसे लिखना है बच्चे, ध्यान दे दे, ठीक है बेटा। तो सीधे लिखे बेटा, हमको निकालना क्या है बेटा, इक्वेशन सेकेंड से निकालना है। सेकेंड में ना एमबी है ना, सेकेंड से निकालना है, सॉरी। तो बेटा एमबी इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड छोटेस। तो ध्यान देना बेटा, एमबी इज इक्वल टू केएफ हाउ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन डेल्टी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे जाओ, डेल्टी एफ को ओपन कर लो बेटा, T0F माइनस TF। तो बेटा ये आपका क्या काउंट कर लिया, इंटू WA इन ग्राम। तो ये अगर आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा ये नोट से इस पूरा आंसर लिखेंगे, एक पॉइंट एक्सटेंड कर देंगे, ये वाला नोट वाला पॉइंट एक्सटेंड कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब बेटा देखो नेक्स्ट लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इनका थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे हम लोग कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इनको थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे हम लोग कि ये मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल है। अभी तो मैंने एक्सपेरिमेंटली बताया हूं आपको हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। जिसकी अल्टरनेटिव मेथड भी है इनको प्रूफ करने की, लेकिन बेटा जब भी आपको एक क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रोसेस में आपको आंसर देना है, ठीक है। लेकिन हम अल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ लेंगे। ओके, गुड नाइट बेटा।